हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका दवाया वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सेकेंड अध्याय की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत तो हो चुकी है, ये शुरुआत का आपका ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। एक वीडियो में अभी जस्ट जो इससे पहले वाली वीडियो हमने कवर किया था आपको नर जनन तंत्र और बेसिक जनकी जो टर्मिनोलॉजी थी उनको समझा था। ठीक, अंतरोपण और निषेचन वगैरह ये सारी चीजें हो चुकी थी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपके नर जनन तंत्र का जो आगे जो प्राथमिक द्वितीयक अंगों के बारे में। ठीक है, डायग्राम वाला आपका जो लास्ट वीडियो थी उसमें सारी चीज मैंने आपको क्लियर कर दी थी, डायग्राम बना करके, और एक एक जो आपके अंग थे वो मैंने बता दिए थे आपको लिख करके। और आज लिखेंगे आप लोग, इसके आगे बढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में आपका जो वृषण कोष तक जो था वो हो गया था, वृषण कोष तक। ठीक है, वृषण कोष से आगे की कहानी है वो हम स्टार्ट करेंगे अभी इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोगों की थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप अभी तक चैनल पर आ गए हो और देखने के बाद भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोग जरूरी मेरी बात को हम करेंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए, वृषण कोष की जो कहानी थी वो हमारी हो गई थी। मैंने बोला था आप लोगों को वृषण कोष जो होता है वो हमारी उदर गुहा की जो आपकी दोनों टांगें होती है इनके बीच में उदर गुहा से बाहर की ओर एक थैलीनुमा संरचना होती है, कुछ ऐसे, जिनमें क्या होते हैं आपके दो वृषण पैक रहते हैं। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करने वाले, इसमें बेटा करने वाले हैं हम आज पोस्टमार्टम करेंगे वृषण का। रील का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे बेटा, शब्दों से पोस्टमार्टम करेंगे वृषण का, जिसे टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस। ठीक है, तो शब्दों से देखो पोस्टमार्टम करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाएंगे मेरे साथ में कॉपी पेन लेकर के, और आप लोग भी पोस्टमार्टम करेंगे इसका। लाइट थोड़ी सी, ठीक है। हाँ, तो अब देखेंगे वृषण की बात करते हैं बेटा। तो सामान्यतः वृषण के जो जनन जो फैक्ट हैं, इसके आकार और इसके साइज को लेकर के उसकी बात करेंगे। तो नर की जन्म जो कि नर में होता है, वृषण की बात करते हैं तो यह नर के प्रथम नहीं, लेकिन प्राथमिक लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां पर प्राथमिक और द्वितीय लिखवाया था, लेकिन प्राथमिक जननांग है। ठीक है, वृषण जो होते हैं, वृषण ये नर के प्राथमिक जननांग हैं। ठीक, इसकी बात करते हैं जो वृषण कोष में स्थित रहते हैं। वृषण कोष में स्थित होते हैं, रहते हैं। ठीक, ये सिंपल सी बात हो जाती है किसकी, वृषण की। आगे लिखते हैं तो इनका आकार ये 2 से नहीं, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे एवं 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे गुलाबी रंग के अंडाकार होते हैं। ठीक है, अंडाकार होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, ये आपके कितने 4 से 5 फीट लंबे होते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे गोल होते हैं। तो इनका सेंटीमीटर मोटे मैंने बोल दिया, आप यहाँ पर इनका डायमीटर ले सकते हो। ठीक है, व्यास ले सकते हो, 2 से 3 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं, गुलाबी रंग के और अंडाकार होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी आंतरिक संरचना के बारे में। तो प्रत्येक वृषण जो होता है 2 परतों का मिलकर बना होता है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रत्येक
वृषण दो परतों का बना होता है। देखो नर जनन तंत्र में आपने वृषण को समझ लिया तो बस कहानी खत्म हो जाती है। मेन चीज वृषण है, इसके बारे में डिटेल, क्योंकि आपके प्राथमिक अंग है और इसी के अंदर वो सब प्रोसेस होते हैं जो एक लैंगिक जन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इसी को समझना है। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है आपका प्रत्येक वृषण की प्रत्येक वृषण दो परतों का बना होता है। इसके बाहरी परत को क्या लिखेंगे, इसके या इसकी बाहरी परत को अब एक एक करके लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, बाहरी परत को, ये नाम याद रखना मेरे भाई, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एवं चलो इसलिए कहते हैं चलिए अब आवाज प्रॉपर आ रही होगी। चलिए ये आवाज देगा आपका प्रॉपर, डिस्चार्ज हो गया वो इस वजह से। चलिए कोई बात नहीं, जितना हुआ है रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने देखो क्या बताया था आपके लिए, इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है आपके प्रत्येक वृषण क्या बाहरी परत होती है जिसे ट्यूनिका बेजानेलिस कहते हैं, और जो अंतः परत होती है इसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, क्या लिखोगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, अंतः परत ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो फोल्डेड होकर वृषण पाली, टेस्टिकुलर लोब बोलते हैं। ठीक, वृषण पाली का निर्माण करती है। ठीक है, क्या करती है भाई, वृषण के अंदर की बात हो रही है, वे डायग्राम बना के समझा देंगे आप लोगों को। तो क्या करती है आपकी वृषण पाली का निर्माण करती है। ठीक, प्रत्येक वृषण पाली में पहले तो इसका नंबर लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे एक वृषण में ये पाली होती कितनी, ये टेस्टिकुलर लोब जो होती है वो होती कितनी है वृषण पाली।
तो यहाँ पर लिखेंगे एनसीईआरटी का डाटा है, तो ये तो आपको एसटी याद करना पड़ेगा। प्रत्येक ब्रसड़ में 250, कितनी 250, 250 ब्रसड़ पालियां होती हैं। ब्रसड़ पालियां होती हैं, ठीक है। 250 की डाटा आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक। आगे लिखते हैं, नोट करेंगे तो इसमें प्रत्येक ब्रसड़ पाली में 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। नलिकाएं होती हैं, ठीक है। कितनी होती है? 1 से 3 होती हैं, जो क्या करती हैं, आपकी शुक्र जनन का निर्माण, मतलब शुक्राणुओं का निर्माण करती है। इनमें स्मैरो क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस युग्मक जनन जो क्रिया होती है, एक शुक्राणु जनन की क्रिया, वो इनमें होती है। शुक्राणु इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। आगे इसमें क्या करते हैं, अब ये जो अंदर से अंदर होती है, टेस्ट उसमें लोम में होती हैं, पाली में होती हैं, पाली से जो बाहर आएंगी, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे शुक्रजन नलिकाएं, या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा ये नलिकाएं, ये नलिकाएं आगे चलकर शीर्ष की ओर चलकर, चलो शीर्ष की ओर, शीर्ष की ओर, शीर्ष की ओर ब्रसड़ जालक से बोलते हैं रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस ब्रसड़ जालक में खुलती है, खुलती है, ठीक है। अब ब्रसड़ के अंदर की बात हो रही है, कहाँ आ रही है आपके, ये सिक्वेंस भी मैं लिख दूंगा, अभी थोड़ा सा और लिख लूँ, उसके बाद में डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको सिक्वेंस लिख दूंगा, ठीक है। अभी केवल लिखेंगे इसको, क्योंकि जगह है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ ये पूरा लिख लें, इसके बाद में डायग्राम और इसका सिक्वेंस बता देंगे कहाँ पर कौन चीज आती है। तो ब्रसड़ जालक जो किसी में खुलते हैं, आपके ब्रसड़ जालक में खुलती है शुक्र जो नलिकाएं थी, कौन सी नलिकाएं आपकी, शुक्रजन नलिकाएं, ठीक। अब मैं लिखा है खुलती हैं शुक्रजन नलिकाएं, सॉरी ब्रसड़ जालक, ब्रसड़ जालक, ब्रसड़ जालक शीर्ष की ओर, शीर्ष की ओर पतली महीन, पतली महीन डक्ट यानी नलिकाओं में खुलती है, नलिकाओं में खुलती है, जिसे जिसे बेटा शुक्र वाहिका बोलते हैं, शुक्र वाहिकाएं, जिन्हें शुक्र वाहिकाएं कहते हैं, ठीक है। अब इसका नाम है ना, इसे बोलेंगे वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हो जाती है किसकी, अब हम पहुंच पाए हैं शुक्र वाहिका वासा डिफरेंशिया के पास। अभी ब्रसड़ में कहानी चल रही है, इसके बाद में क्या होता है, ये शुक्र वाहिकाएं, ये शुक्र वाहिकाएं अति अधिक कुंडलित, अत्यधिक कुंडलित नली
नलिका में खुलती है, जिसे नलिका में खुलती है जिसे अधिवृषण कहते हैं। जिसे क्या बोलेंगे? अधिवृषण। अधिवृषण कहते हैं। तो अब इसको मैंने क्या नाम दिया है बेटा? अधिवृषण बोला है, ठीक है। एपिडिडाइमिस बोलते हैं, एपिडिडाइमस लिखना चाहो लिख सकते हो, EPIDIDYMIS, एपिडिडाइमिस, ठीक है, कहते हैं। अब ये जो होती है, ये जो वृषण होता है, इसकी शीर्ष पर क्या करती है? इसकी कुंडलित जा करके एक टोपी नुमा संरचना निर्माण करती है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा अधिवृषण, आप लिखेंगे अधिवृषण, वृषण के शीर्ष, वृषण के शीर्ष पर, वृषण के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना का निर्माण करती है, ठीक है। और इसमें लिखेंगे यह शुक्राणुओं का भंडारण करती है। ये काम हो जाएंगे यहीं पर, ठीक है। देखो शुक्राणु बनते कहाँ है? तो वो नली जो थी, लोब थी, लोब में आपके मैंने लिखा है शुक्रजन नलिका। दूसरे पेन से मैं हाईलाइट कर दूंगा बेटा, देखो ये सब वृषण के अंदर ही है, अभी डायग्राम बनाएंगे वहां से क्लियर हो जाएगा आपका। शुक्रजन नलिका इसमें बनती है। नलिकाएं जो होती हैं आपकी एक पाली में 2 से 3 होती है, इनमें तो जो शुक्राणु होते हैं वो बनते हैं, ठीक। लेकिन जो आपका अधिवृषण होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है? यह शुक्राणु का भंडारण करता है, मतलब इसमें शुक्राणु होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं, ठीक। इसके बाद में क्या होता है? यहाँ से अत्यधिक कुंडलित नलिका जो कि अधिवृषण है, जहां पर आकर के शुक्राणु रुकते हैं, ठहरते हैं, ये आप क्या करके थोड़ी सी पतली नली घूमी हुई एक नली निकलती, जिसे बोलते हैं शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंसिया में खुलती है, और वासा डिफरेंसिया आगे जाकर के मूत्र मार्ग जो आपका मूत्राशय होता है उसके पीछे से, और उससे घूम करके जो आपकी मूत्रवाहिनी यूरेटर होता है, किडनीज पाइप आता है, उसके पीछे से जाकर के और शुक्राशय में खुलता है, ठीक है। तो वो बात करेंगे बेटा मैं सहायक क्रिया। जब लिखेंगे सहायक ग्रंथियां या अंग, तो वहां उसकी चर्चा करेंगे, ये कि ग्रंथि होती है शुक्राशय। लेकिन अभी हम केवल जो आपकी मैन जो है, प्रमुख अंग जो है आपके, ठीक है, प्राथमिक अंग, उसकी बात कर रहा हूँ, सहायक की बात नहीं हो रही इसमें, ओके। तो इतनी जो चीज है वो बेटा वृषण में है, और ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इतने शॉर्ट और इतने अच्छे से आपको शायद किसी भी बुक में ना मिले, ठीक। तो मैंने जो ट्राई किया है आपके लिए एकदम बेस्ट से बेस्ट करने का, इतना सब कुछ सपोर्ट करके पूरा कंडेंस कर करके और इतना किया है, ठीक। वो केवल आपके लिए, ओके। तो अब हम मैंने यहाँ से देखिए बेटा, मुझे नहीं कुछ इसमें मैंने मिस किया है, हर एक वो पॉइंट लिखा है जो मुझे लिखना चाहिए, जो आपके एग्जाम के लिए एकदम से महत्वपूर्ण है। तो शुक्राणु का भंडारण करता है। अब यह यानी किसकी बात होती है? अधिवृषण की। तो मैं यहाँ पर अधिवृषण लिख दूंगा, अधिवृषण, ठीक है। अधिवृषण, अधिवृषण एक पतली नली, पतली नलिका में खुलता है, खुलता है, जिससे शुक्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शुक्रवाहिनी कहते हैं। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आशा करता हूं कि यहां तक कोई डाउट आपके दिमाग में अब नहीं रहा होगा। शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंसिया
सॉरी वासा डिफरेंशिया कहते हैं। ठीक, जो आगे चल करके कहाँ खाली खुलेगी, शुक्राशय में खुलेगी। बिल्कुल देखो सीक्वेंस वाइज मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ तक लेके आए। अब यहाँ से आगे कामयाबी इसी वीडियो में जब ये डायग्राम बनाऊंगा, जब सहायक अंक पढ़ेंगे तब आपको यहाँ से उठाऊंगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से जो शुक्राणु होते हैं वो कहाँ बनते हैं, कहाँ पर बेटा, यहाँ पर बनते हैं। ठीक, कहाँ बनते हैं, शुक्र नलिका में बनते हैं। इसके बाद में ये शीर्षपुर आती है, जब वहां पर क्या मिलता है इसके लिए, रेटेड टेस्टिस मिलता है, नहीं वृषण जालक मिलता है। अभी डायग्राम बनाऊंगा उसमें समझ लेंगे। वृषण जालक मिलता है, वृषण जालक से होते हुए आगे मिलते हैं, जाते हैं ये, तो एक महन नली होती है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, शुक्र वाहिका बोलते हैं। शुक्र वाहिनी नहीं, शुक्र वाहिका है, जिसे वासा इफ्रेंसिया मैंने नाम दिया, वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। ठीक, अब ये क्या आती है, वासा इफ्रेंसिया आगे जाकर के एक अत्यधिक कुंडलित नलिका में खुलती है, एक अत्यधिक कुंडलित घूमी हुई रचना होती है। ठीक, जिसे मैंने क्या नाम दिया बेटा, अधिवृषण। क्या नाम इसका होता है, अधिवृषण होता है, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस कहते हैं। ये क्या करती है, ये वृषण के शीर्ष भाग में अत्यधिक घूम करके कुंड होकर के एक टोपी जैसी संरचना बना लेती है। ठीक है, टोपी जैसी संरचना बना लेती है। उसके तो बात करेंगे वृषण के शीर्ष पर। ठीक, अब ये करती क्या है, तो सिंपल सी बात क्या है, ये शुक्राणु का भंडारण करते, एकत्र करते, इकट्ठा करती है। ठीक, यहाँ पर आकर के शुक्राणु रुकते हैं, स्टोर होते हैं। ठीक, इसके बाद में ये जाकर के आगे की पतली नली में खुलती है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, शुक्र वाहिनी वासा डिफरेंशिया। ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी बच्चे के मन में, दिल में, दिमाग में नहीं रहा होगा। ओके, चलिए अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, उसके बाद में इसकी आगे की कहानी। वो बेटा देखेंगे अब वो इसके डायग्राम के बारे में जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक, वो सारी चीजें आपको एक डायग्राम के जरिए शो करूंगा। और ये देखो मैं डायग्राम लिखना चाहे साथ साथ बना लेता हूँ, लेकिन इस बार मुझे डायग्राम कुछ अच्छा से और बड़ा से बनाना है, क्लियर करके, ताकि हर चीज मैं आपको दिखा सकूं। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे भाई इसका डायग्राम। तो डायग्राम अब किसका डायग्राम, वृषण का डायग्राम। लेकिन वृषण का कैसा डायग्राम बनेगा, तो मेरे गुरु इसका बनेगा एल एस। ठीक, एल एस बनेगा, एल एस ऑफ टेस्टिस। क्या बनेगा भाई, तो बेटा इसका एल एस बनेगा। वृषण का हम क्या कर रहे हैं, टी एस नहीं एल एस, टी एस भी बनाएंगे और एल एस भी, दोनों इसी वीडियो में आपको। देखो टी एस और एल एस क्या होता है, यदि मार्कर है, मार्कर को मैं ऐसा काट रहा हूँ, ऐसा ट्रांसवर्ट में, तो इसे टीएस बोलेंगे, और इसी मार्कर को ऐसा काटता हूँ खड़ा खड़ा, तो बेटा एलएस बोलेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एलएस। तो अब इसमें देखेंगे आप, एलएस देखते हैं, तो मैंने क्या होता है, वृषण जो होता है वो दो पाली से मिलकर बना होता है। कितनी पाली इसमें होती है, दो पाली होते हैं। बाहर की जो पाली, जो सॉरी परतें होती हैं, पाली नहीं बोलूंगा, परतें होती हैं, बाहर की जो परत होती है, जिसे मैं नाम दिया था ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ट्यूनिका वेजाइनैलिस। ओके, और अंदर वाली जो परत होती है बेटा, ये कैसी होती है, तो ये मैंने बताई थी आपकी, इसका नाम था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये कैसी होती है, तो बेटा ये फोल्डेड होती है। तो मैं इसकी फोल्ड करना शुरू कर दूंगा। देखो यहाँ से ऐसे करके बनाएंगे, ठीक, क्लियर। कुछ ऐसा करके देखो, कुछ अंडाकार होता है तो उसको मैं ऐसे करके काटा है, बोलने बोलता अंडाकार बोला था। ठीक, तो ये मैंने थोड़ा डायग्राम आपका, हो सकता है कि बुक में और आपके बाकी मटेरियल मैच ना करें, लेकिन जो समझाने वाला हूँ वो बहुत चीज़ है, इंपॉर्टेंट समझाने वाला हूँ। तो देखो पहले नाम मैंने बेटा आपका, ये नाम क्या हो जाएंगे आपके, ट्यूनिका, ये बाहर बाहरी है ना, तो इसे लिखेंगे ट्यूनिका, माफ चाहूँगा ये थोड़ा सा गलत हुआ है, ट्यूनिका वेजाइनैलिस, वेजाइनैलिस। ठीक, और ये अंदर वाली जो रहती है इसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एल्बुजिनिया। ये रहेगी आपकी अंदर वाली, क्या रहेगी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की। तो मैंने क्या बताया था, ये जो आपको दिख रही है ये लोब, इन्हें टेस्टिकुलर लोब बोलते हैं, वृषण पाली बोलते हैं।
ठीक है, वृषण पाली। वृषण पाली। अब ये पाली कितनी होती हैं, तो बेटा थोड़ा नाम ध्यान रखना, मैंने लिख तो दिया, उसमें 250 होती हैं एक वृषण में, 250। ठीक, अब हर एक पाली में मेरे भाई ऐसी ऐसी कुंडलित क्या होती हैं आपकी, ऐसी 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 लिख लेंगे, जिक जैक जिक जैक जिक जैक जिक जैक जिक जैक जिक जैक, कहीं पर 2 बना देंगे जहां पर मुझे जगह मिलेगी, और नहीं तो 3 3 में बनाऊंगा ही, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो जाएंगी आपकी, तो ये हो जाएंगी शुक्र जन नलिकाएं। क्या बोलेंगे मेरे भाई, इसका नाम हो जाएगा बेटा शुक्र जन नलिका, शुक्र जनन नलिका। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, शुक्रजन नलिका हो जाएगा, शुक्रजन नलिका। आगे चल करके इन्हीं से शुक्राणु का निर्माण होगा। इसके बाद में मैंने क्या लिखवाया अभी मटेरियल में आप लोगों के लिए, तो आगे मैं लिखवाया था, अब ये आगे जाकर के ये सब ऐसे करके इनको निकालो आगे। इसी वजह से मैंने क्या किया है, थोड़ा सा क्लियर किया मैंने बोर्ड को अच्छे से, केवल आपको एक ही चीज समझाऊंगा इसमें, ठीक है। यहां से क्या करती है ये वाली सब, एक यहां पर क्या होगी, एक नली बनेगी ऐसी जाल जैसी संरचना, जिसे मैंने नाम दिया है, जिसे मैंने नाम दिया है मेरे भाई, मेरे बेटा, जिसको नाम दिया है बेटा, इसको मैंने वृषण जालक। ये सब जाकर के इसमें खुल रही है, ठीक, सब जाकर के इसमें खुलती हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाएगा बेटा आपका वृषण जालक, वृषण जालक, रेटे टेस्टिस। क्या हो जाएगा, रेटेड टेस्टिस हो जाएगा, वृषण जालक हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में मैंने क्या लिखा था जस्ट अभी, ये वृषण जालक जो होते हैं वो आगे जाकर के एक पतली सी नली बनाएंगे, मतलब सब में से 2 निकलेंगी। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए ऐसे निकालेंगे इस पेन से, इससे से भी निकाल देंगे, इससे भी निकाल देंगे, ऐसे निकालेंगे मेरे साथ में। ठीक, आज के बाद आपको वृषण कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, ठीक। आज के बाद में वृषण आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपके माइंड में कि सर ये छूट गया है, कुछ नहीं छूटेगा, वादा है बेटा इस बात का, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा बेटा आपका जो जो मैंने ये छोटी छोटी नली बनाई है, इनका नाम हो जाएगा शुक्र वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, वासा इफ्रेंसिया। नाम थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे भाई, क्या हो जाएगा नाम, मैं अब इसका नाम यहां पर लिखूंगा, चलिए अभी थोड़ा सा अभी बनाऊंगा, इसके बाद में लिखूंगा, ठीक है ना, तो फिर वो नहीं बन पाएगा। अब इसके बाद में वासा इफ्रेंसिया के बाद क्या करते हैं, ये जाकर के आगे चल करके एक अत्यधिक कुंडलित नलिका में खुलती हैं। तो अब यहाँ से मेरे भाई, अब मैं यहाँ से दूसरा पेन यूज करूंगा, इसका नाम है भाई ब्लैक कमांडो। ब्लैक कमांडो साहब आ गए मेरे हाथ में, और आप क्या करेंगे, ऐसे करके कुंडलित नलिका बना देंगे, जो जिक जैक जो, ठीक, ये नलिका बना लेते हैं, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाता है अधिवृषण। क्या हो जाता है, अधिवृषण। अब बाकी ये जो नहीं, ये इसमें खोल देंगे, ऐसे करके बढ़ा देंगे, इसे जोड़ देंगे जरा, जो नहीं जुड़ पा रही उनको ऐसे करके जोड़ देंगे। यानी जो मटेरियल यहाँ पर बनता है वो इनके थ्रू कहाँ आता है, यहाँ आता है, इसके थ्रू फिर क्या इन नली में आता है, और इस नली के थ्रू क्या होती है, ये पतली पतली पाइप होती है, वो इस पाइप में डाल, ये जो पाइप है ये बहुत कुंडलित होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा अधिवृषण। क्या हो जाएगा, अधिवृषण हो जाएगा, ठीक। क्या बोलेंगे, इसे अधिवृषण बोलेंगे। और अब मैं इसका नाम लिखना चाहूंगा, जो आपका रेड लिखा हुआ था ये वाली, इसका नाम था शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिकाएं, शुक्र वाहिकाएं, ठीक।
शुक्र वाहिकाएं, वासा इफ्रेंसिया। ठीक, अब यहां से भाई क्या होगा, आपका एक नली निकलेगी, इसके नीचे से निकलती है, तो वो नली आपकी यहां से निकालेगी, जू 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 जाएगी घूमती हुई ऐसे करके, और आगे फर्दर चली जाती है, जिसका नाम होता है शुक्र वाहिनी। ये थोड़ा सा नाम क्लियर करिए भाई, शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिनी दो होती है और शुक्र वाहिकाएं भाई बहुत सारी होती है, अंदर होती है। ठीक है, ये दो होती है, एक वृषण में होती है, दूसरी दूसरे में होती है। ठीक है, अब इसमें मैं एक बनाया है तो उसमें एक ऐसे दूसरे वाले में होती है। ठीक, जो चीज मैं यहाँ पर एक पढ़ रहा हूँ वो चीज आपके डबल होती है। ठीक, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। सही, चलिए भाई, तो अब मैंने इसमें क्या, जो भी मैंने लिखा था वो सब मैंने आपको एक डायग्राम की सहायता से सारा क्लियर करा दिया है। इसके बाद में इसमें कुछ डाउट शायद अब ना रहा होगा आप लोगों का। ठीक, अभी भी कोई डाउट बचता है आप लोग तो मुझे कमेंट करके आप बेसिक बेझिझक बता सकते हो, सर ये चीज भैया ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा उसको और अच्छे से समझाने का। ओके, तो अब एक बार दोबारा से देखेंगे मेरे भाई, देखो ये आपका सुपूरा क्या बन गया है, तो ये बन गया है आपका ब्रसड़, और ब्रसड़ का क्या है आपका, तो एलएस है। ठीक है, अंधैरता काट है आपकी ब्रसड़ की, जिसमें ब्रसड़ क्या होता है आपका दो पालियों का बना होता है, ट्यूनिका बेजानिलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। एल्बुजिनिया कैसी होती है, पॉलिड होती है, जिनमें एक से तीन क्या होती है आपकी शुक्ल नलिकाएं होती हैं। शुक्ल नलिका क्या होती है, आगे जाकर के एक जो जाल होता है ब्रसड़ जालक में खुलती है, ये आपकी कहाँ खुलती है, वासा इफ्रेंसिया में खुलती है। वासा इफ्रेंसिया आपकी एपिडिडाइमिस में खुलती है, और एपिडिडाइमिस जाकर के शुक्र वाहिनी में खुलती है। इस प्रकार से हमारा जो प्रथम जन अंग था दैट इज टेस्टिस ब्रसड़ वो क्लियर हुआ। ठीक, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर कर देंगे, समझ में आया। ठीक, आशा करता हूँ अब तक यहाँ तक जितना भी मैंने बताया है एक पॉइंट टू पॉइंट आपके जहन दिमाग दिल में सेट हो गया होगा। ठीक, अब आगे बात करता हूँ भाई इसकी, ये ब्रसड़ ही अभी से चल रहा है। अब ब्रसड़ की देखो, ये तो मैंने देख ली बेटा क्या एलएस। ठीक, इसके आने के चांस थोड़े से कम रहते हैं, पूछा जाता है लेकिन दो तरह से। तो मेरा मतलब है आपको कोई से ब्रसड़ से क्वेश्चन चाहे एलएस से आए या टीएस से आए, वो छूटना नहीं है, वो छूटना नहीं है। तो अब हम बात करेंगे भाई ब्रसड़ की, क्या करेंगे यहाँ पर, अब काटेंगे टीएस, और इसका नाम एक और हो जाएगा। जब ब्रसड़ का टीएस काटते हैं तो उसमें जो शुक्र जो नलिका होती है वो भी कट जाती है। ठीक है, क्या शुक्र जो नलिका होती है वो भी कट जाएगी, तो या तो मिलेगा ब्रसड़ की अनुप्रस्थ काट, समझाइए, नामांकित चित्र वर्णन कीजिए या समझाइए। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं, यहाँ आ सकता है शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका। ठीक, शुक्र जनन नलिका। ठीक, शुक्र जनन नलिका, तो ये आप हेड डालेंगे शुक्र जनन नलिका, या टेस्टिस, जो टेस्टिस होती है टीएस, या शुक्र जनन नलिका की टीएस। ठीक, टीएस समझ रहे, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, चलो लिख देंगे भाई अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट की बात करेंगे, तो यहां पर मैं बात करूंगा, अब इसकी बात थोड़ी सी अलग करेंगे। ठीक, अलग हट करके, अलग हट करके क्या है मतलब, अलग हट के कुछ नहीं है भाई, यहीं पर करेंगे, जस्ट आपके सामने करूंगा। तो करने वाली बात यह है, जब हम ब्रसड़ को टीएस मतलब काटेंगे, ऐसा काटेंगे ट्रांसफर सेक्शन में, तो ब्रसड़ में क्या होगा, ऐसा मुझे कुछ दिखेगा। ठीक, जिसमें क्या होगा, जो उसकी जो पाली होती है ब्रसड़ पाली वो भी कट जाती है, और क्या कट जाती है, जो मैंने आपको नली बताई थी इसमें जो पाइप होती है दो से कितनी होती हैं, तीन होती हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों बना ली हैं, जिनमें से दो क्लियर है और एक हाफ दिख रही है, आधी दिख रही है, आधी कटी हुई दिख रही है। ठीक, थोड़ा सा पानी पीऊंगा, एक सेकेंड। हाँ, गला सूख रहा है, पता ही, थोड़ा सा गर्मी पड़ी रही है, मौसम गर्मी का है। ठीक है, तो बेटा देखेंगे इसमें आप लोग क्या, यहाँ पर जब टीएस काटते हैं इसकी, तो इसमें क्या होता है, आपकी जो शुक्रजनन नलिका होती है, किसकी बात कर रहा हूँ, शुक्रजनन नलिका की बात कर रहा हूँ। शुक्रजनन नलिका जो होती है ये आपकी एक परत की बनी होती है, जिसे हम बोलेंगे
जननिक एपिथेलियम। क्या बोलेंगे? जननिक एपिथेलियम। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा मेरे भाई? तो इनका नाम हो जाएगा जननिक एपिथेलियम। इनका नाम हो जाएगा जननिक एपिथेलियम। ठीक, इसे नर जर्म सेल बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? आपका जननिक मतलब जर्मिनल सेल बोलेंगे। ठीक है, इसके नाम अलग अलग नाम हो जाते हैं। इसके बाद में ये यहाँ पर क्या होती है? आपकी रक्त वाहिका होती है। जो मैंने रेड बनाई है इसका नाम हो जाएगा रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी होती है। ठीक, और इसके पास में और एक अलग कोशिका होती है। ठीक है, इसके पास में एक दूसरी कोशिका होती है जिसे हम बोलेंगे, जिसका नाम हो जाएगा आपका अंतराली या लीडिंग सेल्स। क्या नाम हो जाएगा? इसे मैं दूसरी पेन से बनाऊंगा, ठीक है, ब्लू से। ये तो क्लियर हो जाएगा इसमें डिफरेंस। यहाँ पर जो कोशिका बनाई है ये जो हो जाएंगी आपकी अंतराली कोशिकाएं। इनके बारे में पढ़ना है, लिखना भी है, क्या काम है इनके, सब कुछ पढ़ेंगे बस। अंतराली या इसी के नाम को हो जाएगा लीडिंग सेल्स, कोशिकाएं, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिकाएं। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपके कुछ कुछ जगह पर, जैसे ये आपकी ये पूरी जो है वो स्पर्म बनाने लेके कैपेबल होती है, लेकिन इसकी कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं? विभेदित होकर के अन्य कोशिकाओं से अलग बन जाती हैं। ठीक है, तो जिन्हें मैं यहाँ पर नाम दूंगा, जिनसे स्पर्म बनने वाले होंगे, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, इनका नाम हो जाएगा बेटा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये बेटा हो जाएगा आपका स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या रहता है? इसके अंदर आपकी एक और अलग अलग जो ऐसी जो कौन टाइप की जो सेल होती है, जो आप बना लेंगे अच्छे से। एनसीईआरटी में डायग्राम यही है, लेकिन बहुत भयानक डायग्राम है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से और बाकी कुछ बुक्स में देखने के बाद में, सोशल मीडिया पर देखने के बाद में, गूगल पे, तो कुछ ऐसा करके जो सिंपल लगे, जो मुझे मैन है उसके बारे में मुझे पढ़ना, तो वही कोशिकाएं आपको बनाए। ठीक है, सारा आपको नहीं करना है। तो अब मैंने क्या बना दिया भाई, ये मैंने आपको ये जो कोशिका बनाई है ये वाली, अभी इसका नाम भी रह गया भाई ये लिखने को, तो पहले इसका नाम लिख लेंगे लाल में। ये जो आपकी दिख रही है ये रेड रेड है, जो पूरी गोल गोल है, 1 2 और ये तीसरी, इनका नाम है जनन कोशिका। जनन कोशिका। क्या बोलेंगे इसके लिए? शुक्राणु जनन, शुक्राणु जन कोशिका, क्योंकि यहां से शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जन कोशिका। ठीक, और इसके बाद में ये जो ब्लू कलर की बनाई है ये वाली ब्लू वाली, इसका नाम हो जाएगा जननिक उपकला। क्या है? जननिक उपकला, जननिक एपिथेलियम, इसे बोल देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम की कुछ कोशिकाएं क्या होती हैं, थोड़ा सा विभाजन कर करके और स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है, कुछ अलग अलग हो जाती हैं। ठीक, इसके बारे में बात कर रहे हैं सर, ये क्या बना दिया, ये जो आपको दिख रहा है कौन टाइप का, तो इनकी जो बात करते हैं ये आपकी हो जाएंगी मेरे भाई सर्टोली कोशिका। तो मैं देखो ये यहाँ पर है भाई, यहाँ पर सेम सेम है, तो उसका नाम मैं यहाँ पर लिखूंगा। इनका क्या नाम हो जाएगा? सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। ठीक, सर्टोली कोशिका। ठीक, और इन्हीं को क्या बोलते हैं? इसे नर्स कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नर्स सेल। ठीक, नर्समेंट करती, देखभाल करती शुक्राणुओं का। ठीक, इसके बाद में क्या बना लेंगे यहाँ पर आप लोग, और एक्स्ट्रा जो चीजें आपको पढ़नी है। ठीक, अब इसमें कुछ शुक्राणु बना देंगे इससे। तो देखो ये है, यहाँ पर कुछ अलग दिखेगी,
सब में ऐसे करके कुछ शुक्राणु बना करके और इसमें ऐसे धसा देंगे, ठीक है। क्योंकि जो जब पढ़ेंगे तो शुक्राणु जो होते हैं वो आपकी सर्टोली कोशिकाओं में धसे रहते हैं, पोषण लेते रहते हैं, और कुछ शुक्राणु जो परिपक्व हो जाते हैं वो आपके इस प्रकार से इसमें ऐसे तैरते रहेंगे, तो वो आप ऐसे बना दोगे, छोड़ दोगे, ठीक है। अब ये शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक स्पर्मेटोगोनिया बनती है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। लास्ट में जाकर के एक वर्ड आता है आपका पूर्व शुक्राणु, जिसे स्पर्मेटोटिड्स बोलते हैं, ठीक है, पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटोटिड्स। तो वो बात की संरचनाएं हैं, तो अभी तो मैं केवल डायग्राम इसका टेस्टिस बारे में पढ़ रहा हूँ, तो उसकी बात करेंगे, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, वृषण की टीएस। अब वृषण की टीएस में आप क्या क्या देख पा रहे हो, वृषण की टीएस में आप देख पा रहे हो कि हर एक वृषण में क्या होता है, शुक्र वाहिनियां, शुक्र जन नलिका होती है, शुक्र जन नलिका होती है। शुक्र जन नलिका में क्या होती है, उसके अंदर और बाहर। तो अंदर जब बात करते हैं शुक्र नलिका में, जिसके अंदर एक जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है, जो क्या करती है, विभाजन करके स्पर्मेटोगोनिया बनाती है, जिनसे भर जाकर के आगे शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक। इसके बाद में आगे पॉइंट लिखोगे, इसमें क्या होती है, इसी में इसके अंदर ही क्या होती है, एक दूसरे तरह की कोशिका पाई जाती है, जिसे नर्स कोशिका, या मैंने क्या नाम लिखा है, ऐसे क्या नाम दिया यहाँ पर आपके लिए, सर्टोली कोशिका, ठीक, नर्स कोशिका या सर्टोली कोशिका बोलते हैं, ठीक। ये सर्टोली कोशिका क्या करती है, तो यहाँ पर इसका काम भी लिख लेंगे, ठीक। सर्टोली कोशिका करती है, इन्हें पोषण देती है, जो शुक्राणु बने हैं इन्हें पोषण देने का काम क्या कौन करती है, सर्टोली कोशिका करती है, ठीक। ये जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, इन्हीं से क्या बनेगा, आपका शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक। जो जननिक उपकला होती है, जननिक उपकला, जननिक उपकला से क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, क्या बनती है भाई, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बनती है। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, शुक्राणु बनते हैं, ठीक, क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। अब बात करेंगे किसकी भाई, अंतराली कोशिका की, किसकी करेंगे, अंतराली कोशिका की। तो यहाँ पर मैं देखो डायग्राम साथ में यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, तो आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, अपने हिसाब से तैयार कर सकते हो, ठीक। तो अब इसकी बात करेंगे हम लोग अंतराली कोशिका की। अंतराली कोशिका की बात करते हैं, तो अंतराली में कोशिका में क्या होता है आपका, ये हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसका नाम था टेस्टोस्टेरोन। ये आपका इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, ये नीट का PYQ है और बोर्ड का भी PYQ है, ये तो हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट और बोर्ड, ठीक। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन होगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करती है, ये श्रावण करती है, ठीक, क्या करती है, श्रावण करती है। ये जो आपकी जो ग्रंथि होती है, पता नहीं भाई किसे आ गया है रूम में, चलिए। तो ये जो क्या करती है, आपकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन श्रावण करती है। ये जो आपकी ग्रंथि होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि जैसा बिहेव करती है, कैसे करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। जब आपने क्लास 11th पढ़ी होगी तो उसमें आपका जो अंतःस्रावी तंत्र है वो अच्छे समझाया गया है, ठीक है। तो उसमें आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकें, तो देख लेने के बारे में थोड़ी सी कहानी वहां भी दी हुई है, बाकी यहाँ तो पढ़ी रहे हो आप लोग, ठीक है। तो क्या अंतःस्रावी ग्रंथि से बिहेव करती है और हार्मोन्स निकालती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक। दूसरा जो है, और दूसरा काम सेकंड क्या रहता है, तो सेकंड बात करते हैं इसकी। तो यह क्या करती है, जो नर होता है, यानी जो नर होता है आपका, पुरुष होता है, उसमें द्वितीयक लक्षण, द्वितीयक लक्षण, द्वितीयक लक्षण नीचे रहना, ठीक है, द्वितीयक लक्षण के लिए उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो द्वितीयक लक्षण भी यहीं से निकलते हैं,
जब ये निकलेगा तब जाकर के इंसान में यानी जो लड़का होता है उसमें चेंजेस आते हैं के लक्षण में। ठीक, इसके बाद में और क्या करती है, ये हमारी प्रतिरक्षा, क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है भाई, मजबूत बनाती है। ठीक, मजबूत करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ये इसके जो काम है, ये इंपॉर्टेंट काम भाई, अच्छे से सर्टोली कोशिकाओं के और इसके सर्टोली कोशिकाएं करो ना करो उनके साथ फिलहाल में कम चांस रहते हैं, लेकिन अंतराली कोशिकाओं के जो काम है वो पूछ लिए जाते हैं, अंतराली कोशिकाओं पर टिप्पणी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए आपके लिए, ये कहाँ होती हैं, कैसी होती हैं, वो सारी चीजें। एकदम थोड़ा सा और डिटेल बात करते हैं इनके बारे में, अंतराली कोशिकाओं की, लीडिंग कोशिकाओं की। तो ये जो कोशिका रहती है आपकी, ये रहती कहाँ है, जैसे मैंने अभी एक ऐसे करके जो लोब बनाए थे, ऐसे लोब, ठीक है, जो टेस्टिकुलर लोब बोलते हैं जिन्हें ब्रसाइड पाली बोलते हैं, जैसे ये आपकी नली हो जाती है और इनके आसपास में क्या रहती है, ये तो नली आती है, इसमें और भी सारे बहुत सारे टिश्यू होते हैं, कोशिकाएं आती हैं। तो उनमें आपकी जो कोशिकाएं जो होती है कि बाहर की ओर रहती है, अंदर नहीं बाहर की ओर, वो होती है आपकी लीडिंग यानी अंतराली कोशिका। ठीक, अंतराली लीडिंग कोशिका, जो मैंने यहाँ पर भी क्लियर किया, ये को बाहर बनाया है, अंदर नहीं बनाया है। ठीक, इनकी बात करेंगे। इसके बाद में भाई इसकी बात करते हैं पोस्टड में साथ करते हैं सर्टोली कोशिका रहती है, इनका हार्मोन्स थोड़ा सा और भी इनकी बात करेंगे। तो इनके तो हो गए, इसमें एक तो काम हो जाता है पोषण देना, ये तो पहला काम करता है भाई। ये पोषण किसको दे रही है, तो भाई शुक्राणु को पोषण दे रही है। ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लो भाई, थोड़ी समझ विकसित करो, ये पोषण किसको दे रही होगी, जो शुक्राणु बनते हैं इनके लिए पोषण प्रदान करती है कौन सी, सर्टोली कोशिका। ठीक है, क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद में और क्या करती है, तो और दूसरा काम क्या करती है, इससे एक हार्मोन, एक प्रोटीन जो होता है साबित होता है, इसे बोलते हैं इनहिबिन, इससे भाई सर्टोली वाले से। ठीक है, लिखेंगे यहां पर इनहिबिन, हार्मोन लिख लेंगे, या कहीं कहीं पर आपको प्रोटीन भी मिलेगा, क्योंकि हार्मोन भी आपकी तरह के प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन। ठीक, ये क्या करता है, तो इसकी बात करते हैं, ये क्या करेगा आपका शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है, निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है, यानी युग्म क्रिया में जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उस क्रिया को क्या करता है, मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, प्रेरित करता है। तो ये दो काम हो जाते हैं किसके, सर्टोली कोशिकाओं के। ठीक है, क्या हो जाएंगे, सर्टोली कोशिकाओं के दो काम हो जाते हैं। ठीक, क्लियर। देखो अब तक मैंने क्या जाना भाई, सर्टोली और इनमें, सर्टोली और लीडिंग कोशिकाओं के बारे में, इनके काम और इनकी उपस्थिति भाई कहां पर रहती है, क्या करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका क्या रहता है, पूरा का सिस्टम जो था आपका ब्रिसड, वो होता है खत्म। ठीक, इसके नोट्स मैं नहीं बनाऊंगा, अभी नहीं लिखूंगा यहाँ पर, आप जैसे भी मैंने लिखा है इसे अपनी भाषा में लिख सकते हो। अब मैं चलता हूँ आगे, लिखेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। ठीक, अगली जो सेकंड बात रहती है, ये आपका प्रथम जो जननांग है, प्राथमिक मैन, ये खत्म होता है। इसके बाद में आगे आप एक हेडिंग डाल देंगे आप, सहायक अंग, सहायक नलिकाएं और ग्रंथि। ठीक, सहायक नलिकाएं और ग्रंथि, सहायक नलिका और ग्रंथि, सहायक नलिका और ग्रंथि। देखो अभी जब आपने लिखा है या स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो आप एक सेकंड के लिए वीडियो रोकिए और फटाफट अपनी गैलरी में जाइए, और मैंने जो यहाँ पर लिखा था, ठीक है, अधिवृषण से एक नली निकलती है, इसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। ठीक, शुक्र, मैंने कहा शुक्र वाहिनी से आगे कहानी वो हम पढ़ते हैं सहायक में, तो अब सहायक ग्रंथि पढ़ेंगे, उसमें यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे भाई सहायक अंग, सहायक अंग नली, चलो लिख लो भाई, सहायक अंग लिख लीजिए, नलिका लिख लीजिए, नलिका। ठीक है, क्या ग्रंथि भी आपको तीन तो ग्रंथि पढ़नी है। ठीक है,
उनके बारे में। तो सबसे पहली कौन सी है और क्या काम करती है उसकी बात करेंगे। तो सीक्वेंस वाइज, मैंने कहा था बिल्कुल एकदम सीरियस वाइज चलेंगे, सीरियल वाइज, सीरियस नहीं कर सीरियल, ठीक, सीक्वेंस वाइज चलेंगे, क्रमवार। तो क्रमवार में बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी आती है मेरे भाई शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी क्या करती है, कहां पर होती है, तो इसकी बात करते हैं। यह अधिवृषण से निकलकर, अधिवृषण से निकलकर, अधिवृषण से निकलकर शुक्राशय में खुलती है। ठीक है, कहां खुलती है, तो भाई शुक्राशय में खुलती है। क्लियर, बस। दूसरी बात बेटा, जो घुमा घुमा के लिखेंगे ना पूरा कितने से लंबी होती तो भाई टाइम और लगेगा। तो मेरा मानना है कि ज्यादा यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो पॉइंट टू पॉइंट टिक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट, वो मैं नोट करूंगा। बाकी आप अपने हिसाब से समझदार हो, ठीक है, तो लिख सकते हो। दूसरी बात भाई, शुक्रवाहिनी के बाद में क्या होता है आपका, शुक्र वाहिनी के बाद में देखो नलिकाएं बाद में पढ़ेंगे। यहां से दूसरी एक जो जो ग्रंथि है उसका बाद में काम आएगा। ठीक, इसके बाद में क्या होती है कि नली होती है आपकी स्खलन नलिका, स्खलन नलिका जिसे बोलेंगे एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट बनती है स्खलन नलिका। देखो ये क्या करती है, ये जो होती है ये एक ऐसी जगह पर होती है जहां पर मूत्र और आपका सीमन, मूत्र और सीमन दोनों का कॉमन रास्ता हो। ठीक, तो यहाँ पर क्या करती है ऑटोमेटिक, देखो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। ये क्या करती है, इसका नलिका होती है, जब ये बीर बाहर निकलता है उस टाइम पर बीर को बाहर निकालने में हेल्प करती है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, ठीक है, तो जब मूत्र होते हैं तो मूत्र टाइम पर ये क्या करती है, बीर को रोक के रखती है, बीर को रोक के रखती है। ठीक, तो इसका नलिका का ये काम रहता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, यह है मूत्र व बीर के निकलने की क्रिया का नियमन करती है। एक बार में एक ही को बाहर निकालना, ठीक है, गेट कीपर जैसा काम करती है, इसका नलिका नियमन करती है। ठीक, नियमन करती है, क्रिया का नियमन करता है, निकलने मूत्र और बीर के निकलने की क्रिया का नियमन करती है। बीर क्या है, सीमन क्या है, उसकी बात करेंगे कैसे बनता है। अभी तक तो मैंने शुक्राणु बनाए, अभी इसी वीडियो में आपको लास्ट तक पता चल जाएगा कि जो सीमन होता है, सीमन वो कैसे कैसे बनता है। ठीक, तो ये शुक्रवाहिनी और स्खलन नलिका दो तो नलिका हो गई। ओके, इसके बाद में आगे जो बात करते हैं आपके दूसरी नलिका जो होती है वो जो मूत्र नलिका जो होती है उसका फिलहाल नया काम नहीं, वैसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, जो क्या करती है आपका मूत्र, चलो लिख लेंगे यहाँ पर। तीसरी बात यहाँ पर लिखी होती है मूत्र नलिका, मूत्र मार्ग। ठीक, मूत्र मार्ग, मूत्र नलिका, ये क्या करती है, तो ये भाई मूत्र और बीर को पास आउट करती है। एक रास्ता होता है बाहर निकालने का, ठीक है, जो सेशन की सहायता, सेशन से होती हुई गुजरती है ये। तो ये लिखेंगे, यह सेशन से होकर निकलती है, सेशन से होकर निकलती है, जिससे मूत्र व सीमन, अब दोनों देखो लिखूंगा साथ साथ, लेकिन दोनों अलग अलग निकलते हैं। जब सीमन निकलेगा तो मूत्र निकलेगा, और जब मूत्र निकलेगा तो सीमन नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूत्र व बीर सेशन से होकर निकलती है, जिससे मूत्र व बीर बाहर निकलते हैं। ठीक है, बाहर स्रावित होते हैं, निकलते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, निकलते हैं। ओके, तो ये बेटा आपके केस हो गई, जो इसमें मैं नली है उनकी बात हो गई। अब बात करेंगे भाई यहाँ पर ग्रंथि की बात करता हूँ। ठीक है,
किसकी बात कर लूंगा, ग्रंथि की। इसके बाद में जो छोटा टर्म बचेगा श्वसन, उसको बाद में कर लेंगे। यहाँ पर आपकी बात हो जाएगी ग्रंथि। तो ग्रंथि में सबसे पहली जो ग्रंथि आती है, अब यहाँ पर देखो ग्रंथि लिख लूंगा मैं, ग्रंथि, ग्रंथि। तो ग्रंथि में जो है, ग्रंथि में ए लूंगा, नाम ए। ग्रंथि में सबसे पहले ग्रंथि जो होती है वो आपकी आएगी शुक्राशय, शुक्राशय, शुक्राशय ग्रंथि। ठीक, शुक्राशय क्या करते हैं, तो शुक्राशय की बात करते हैं तो यह आपकी कहां पर होती है, मूत्र मार्ग जो होता है इसके पीछे की ओर होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, मूत्र मार्ग के पीछे की ओर इससे होती है, तो लिखेंगे यहां पर यह मूत्र मार्ग के पीछे की ओर स्थित होते हैं। अब दो होते हैं, ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है बेटा, दो होते हैं क्योंकि दो वृषण होते हैं, दो शुक्रवाहिनी होती है, तो अलग अलग उल्टे हैं आकर के, तो उस वजह से आपके ये भी दो हो जाते हैं। शुक्रवाहिनी आगे जाकर फिर फूल जाती है, तो वही बनाएगी आपकी क्या, शुक्राशय। ठीक, पीछे की ओर स्थित होते हैं। ठीक, यह है वीर का, अब देखो भाई काम लिखना है यहाँ पर, यह वीर का 80, देखो ये मैं 80 लिख रहा हूं, कहीं कहीं कुछ कुछ बुक में देखो भाई 80 से कहीं 60% भी दिखेगा, शायद कहीं हो सकता है 75% भी दिख जाए। ठीक है, वो वेरी करता है अलग अलग बुक में, लेकिन ऑन एवरेज मोस्टली बुक में लिखता है मैं 80% लिख के दिया है। बाकी मैंने आपको 3 रेंज बता दी कितने क्या होता है। 80% वीर, वीर निसेमन का भाग बनाते हैं, बनाते हैं, ये भाई बनाती है, शुक्राशय ग्रंथि बनाती है। ठीक, कितनी बनाती है, तो ये आपके लौह में 80% है। अब ये वीर जो बनाती है उसमें होता क्या क्या है, तो इनके वीर में होता है भाई फ्रक्टोज, ये बनाती है, इसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, और क्या होता है इसमें, फ्रक्टोज होता है, और क्या होता है इसमें, कैल्शियम होता है, जिंक होता है। ठीक है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, और क्या होता है इसमें, एक और भी आपका सब्सटेंस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिस, प्रोस्टाग्लैंडिस, प्रोस्टाग्लैंडिस। ठीक, प्रोस्टाग्लैंडिस, ये दो सब्सटेंस यहाँ से आपको याद कर लेना है कि जो आपके वीर बनता है किसमें से, शुक्राशय से, तो उसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिस होता है, कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है। ठीक है, बाकी ईटीसी और भी आपके मटेरियल इसमें रहते हैं। ठीक है, जो मतलब शुक्राणु क्या करते हैं, पोषण दे सके। तो यहाँ पर देखो शुक्राणु को पोषण, देखो पोषण से थोड़ी एक बात और सोचना है। अभी जब हमने शुक्राणु जनित पढ़ रहे थे, शुक्राणु जनन नहीं, मतलब जब हमने कोशिका पढ़ी थी सरटोली कोशिका, तो सरटोली कोशिका मैंने लिख के दिया था आपको लोगों को कि जो आपकी सरटोली जो कोशिका होती है वो क्या करती है, वो पोषण का काम करती है। क्या करती है, पोषण काम करती है, तो पोषण देती है, नर्समेंट कराती है शुक्राणु के लिए। लेकिन अब वो जो कोशिका थी वो तो वहीं छूट गई, आगे जाकर के पोषण कौन देगा, तो इन्हें आगे जाकर के पोषण के लिए शुक्राशय क्या करता है, फ्रक्टोज रिलीज करता है। क्या करता है, फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज में आसानी से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं कौन, शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु। प्रोस्टाग्लैंडिस, प्रोस्टाग्लैंडिस की कहानी क्या रहती है, ये क्या करता है, ये जैसे देखो वीर है, ठीक बेटा, देखो इस चैप्टर में थोड़ा सा शर्म वाली कोई बात नहीं है। जब वीर है, वीर भाई कहाँ जाएगा, जब सेक्सुअल संबंध, सेक्सुअल मतलब फिजिकल रिलेशन होते हैं, ठीक है, संभोग करते हैं, तो संभोग, ये वर्ड आपका रहता है संभोग मैथुन। ठीक, इस दौरान के जो वीर होता है वो मादा की योनि में जाता है। कहाँ जाता है, वजाइना में जाता है, किसके थ्रू, तो आपके पेनिस के थ्रू जाता है। अब यहाँ पर योनि में क्या करेगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिस क्या करता है, ये जैसे ही पहुंचेगा वीर तो इसकी योनि में क्या होगा, संकुचन होने लगेगा। इसकी योनि की जो दीवारें होती हैं, दीवार जो होती है, परतें होती हैं, इसमें संकुचन पैदा करता है, संकुचन प्रेरित करता है। ठीक, संकुचन करता है। अब संकुचन करेगा, जब योनि संकुचित करती है तो ये जो आपका शुक्रा जो आपकी इसमें क्या है, फ्रक्टोज शुक्राणु, इसमें और क्या है, तो इसमें आपका कुछ ऐसे रह करके क्या होते हैं, आपके शुक्राणु होते हैं। तो ये शुक्राणु क्या करेंगे, ऐसे जो क्या है, जो ऊपर के लिए मूव करेंगे।
ठीक है, ऊपर के लिए मूव करेगा, जब ये नीचे से क्या है संकुचन करेगी तब। ठीक, तो सबके अपने अपने फायदे, इसके अपने फायदे हैं, इसके अपने फायदे। ये पोषण देता है और ये क्या करता है, संकुचन करता है। ठीक है, क्या करता है भाई, संकुचन करता है। सॉरी, ये तो पोषण देता है, संकुचन करता है ना, पोषण। ठीक, क्लियर। तो ये चीजें आपकी किसकी हो गई भाई, शुक्राशय के बारे में, क्लियर। इसके बाद में सेकंड ग्रंथि जो आती है, इसमें 3 ग्रंथि आपको भाई पढ़नी है। ये शब्द और ये सब मैं हटा दूंगा, ये लिखा लेना दूंगा, इसे आप अपने हिसाब से लिख लेना, जैसे ही लिखो समझ लो। ये आपका भाई प्रक्टोज है। ठीक, दूसरी यानी बी नंबर पर क्या आ जाएगा आपका, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करते हैं, यह आपके नीचे होती है। जब मैंने आपको बनाया था डायग्राम, तो उसमें ऊपर आमाशय जो आपका शुक्राशय, शुक्राशय के नीचे जो कुछ ऐसे संरचना बनाई थी, ठीक है, और यहां से आपका जो था क्या था, शुरू हो जाता था ऊपर मूत्राशय। ठीक, और इसके नीचे भी एक छोटी सी ऐसी संरचना बनाई थी 2। तो ऊपर वाली जो थी ये वाली, इसका नाम था प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट। और इसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक, तो इसकी हम बात करेंगे भाई, किसकी बात करेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि की। तो प्रोस्टेट ग्रंथि किस प्रकार से सहायता करती है जनन में, तो यह क्या करती है, जन्म में ये वीर्य की मात्रा को और बढ़ाती है। जैसे वीर्य इसमें कितना बन गया 100, देखो मानो भाई कितना, अपने आप में हर चीज कितनी होती है, 100% होती है, 100%। इसमें से 80% वीर्य बना दिया शुक्राशय ने, बच्चा हुआ 20% जो होता है वो यही बनाती है। ठीक है, तो यह लिखेंगे, यह वीर्य का 20% भाग बनाती है। कितना बनाती है, 20% भाग बनाती है। और इस 20% में क्या क्या होता है, तो इसमें वसा होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी थोड़ा बहुत आपका जो ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है ये होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, बाकी और भी आपके कुछ मिनरल्स होते हैं। ठीक, इसके जो इसके वीर्य बनाते हैं, मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके बाद में बेटा थर्ड जो ग्रंथि आती है, जिसका नाम है, 2 नाम है, और बल्कि इसके 3 नाम। जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो एनसीईआरटी में इसको लिखते हैं कंद मूत्र पथ्य ग्रंथि, कंद मूत्र पथ्य ग्रंथि। ठीक है, और वैसे मैं यहां पर लिखता हूं भाई, इसे काउपर बोलते हैं, काउपर ग्रंथि। एक नाम है इसका बल्बो यूरेथ्रल बोलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल। ठीक, बल्बो यूरेथ्रल ये क्या करता है, तो इसकी बात करते हैं भाई। यह जो इसका जो काम रहता है, यह देखो ये भाई क्या कर रहा है, ये तो सीमेंट बना रहा है। इसका काम कब आता है, इसका काम जब आता है, जब भाई क्या हो रहा होता है, जब भाई हो रहा होता है संभोग, मैथुन हो रहा है, मैथुन क्रिया हो रही होती है, संभोग हो रहा होता है। ठीक, संभोग या मैथुन की क्रिया हो रही होती है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होती है, देखो थोड़ी सी कहानी में आपको लेके जाऊंगा, थोड़ा सा आगे वाला क्वेश्चन बताऊंगा जो मुझे अभी नहीं पढ़ाना चाहिए। मैं जब योनि पढ़ाऊंगा आपके लिए, क्योंकि उसके काम को मुझे यहाँ पर रिलेट करना है काउपर ग्रंथि में। ठीक है, जब मैं योनि पढ़ाऊंगा तो योनि में क्या होती है, योनि में बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस और भी बैक्टीरिया होते हैं। जो योनि में क्या होती है, एक कार्बन जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन का वो अपघटन करके उसे कार्बनिक अम्ल बना देते हैं। और कार्बनिक अम्ल बन गया मतलब क्या हुआ, जो योनि होती है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, यानी अम्लीय हो जाएगी, नीचे सतह कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। जो क्या रहेगी, शुक्राणुओं के लिए हानिकारक, अम्लीय है, तेजाब जैसी है, तेजाब मत समझ गए ना, मतलब अम्लीय का जो अम्ल जैसे तेजाब जैसा, मतलब मान लीजिए इतना कठोर नहीं होता है, जैसा मतलब प्रबल होता है इतना नहीं होता है, बहुत तो दुर्बल टाइप होते हैं अम्लीय। तो ये कैसे योनि में क्या करेगा, अम्लीय योनि को करते हैं। तो अम्लीय योनि में यदि जाएगा शुक्राणु तो खत्म हो जाएगा। ठीक, तो उस टाइम पर देखिए कहां पर भाई काम आ रहा है, एकदम पॉइंट भाई। ये नहीं होता, सपोज करिए ये ग्रंथि नहीं होती, कौन से काउपर यानी बल्बो यूरेथ्रल, और जिससे एक क्षारीय द्रव स्रावित नहीं होता, तो बेटा मानिए जनन नहीं होता, जनन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर जैसे शुक्राणु आएंगे तो शुक्राणु आएंगे अम्लीय माध्यम में तो वो खत्म हो जाएंगे, शुक्राणु की खतरा होता है। लेकिन इस ग्रंथि से क्या होगा, इस ग्रंथि से क्या होगा मेरे भाई, लाल इसको खत्म करेंगे। अब मैं लिखूंगा मैथुन के समय, मैथुन के समय, संभोग के समय क्या करता है ये, स्नेहक का कार्य करती है, स्नेहक का कार्य करती है। कौन सी ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। अब स्नेह का कार्य कैसे करती है, तो इस समय यानी मैथुन के समय क्या करती है यह, मैथुन के समय क्या करती है यह, एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है, क्षारीय द्रव स्रावित करती है। ठीक, अब देखो स्नेह, एक कुछ लोग भाई स्नेह नहीं समझ पा रहे हैं तो स्नेह की बात करूंगा अभी जस्ट। ठीक है, स्रावित करती है जिससे, अब देखो वो कैसी अम्लीयत है और ये कैसा क्षारीय है, जिससे क्या हो जाएगा, जो आपकी योनि की जो अम्लता होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, जिससे योनि यानी वजाइना, योनि की अम्लीयता, अम्लीयता खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कुछ भी लिख लो मेरे भाई। ठीक है बेटा, कुछ भी लिख सकते हो आप लोग, खत्म या समाप्त। जिससे क्या हो जाती है, योनि की जो खत्म हो जाती है कि आपकी अम्लता खत्म हो जाती है, और शुक्राणु क्या होते हैं वो आसानी से आगे मतलब जा सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक, दूसरी देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा भाई, स्नेह का कार्य करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मतलब फिजिकल रिलेशन टाइम पर क्या होता है, ये देखो देखो सिस्टम जो होता है वो भी आपका पेशी अंग होता है, नाजुक होता है, और योनि वो भी पेशी होती है, वो भी नाजुक होती है। तब इन दोनों में जब मतलब कॉन्टेक्ट में आते हैं तो घर्षण होगा, तो घर्षण से इनकी जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है वो छिल ना जाए। तो आप क्या करोगे, उसमें स्नेहक का काम कर, स्नेहक, जैसे हम कोई मशीन है तो मशीन में क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हो, तो ग्रीसिंग स्नेहक का एक मतलब है स्नेहक। ठीक है, तो ये आपका क्या कर रहा है, ग्रीसिंग का कार्य करता है। ठीक है, वजाइना और सिस्टम के बीच में। ओके, तो ये बेटा किसी काम हो जाते हैं मेरे भाई, काउपर ग्रंथि के काम हो जाएंगे। किसको हो जाएंगे, काउपर ग्रंथि काम हो जाएंगे। अभी तक हमारा जनन तंत्र में एक पार्ट छूटा हुआ जिसका नाम है सेशन। क्या नाम है, सेशन। तो सेशन के लिए मैं थोड़ी सी यहाँ से, ये सहायकी है तो इसको हटा दें, ग्रंथि लिखी रहने देंगे, सेशन को मैं इतने बीच में समाप्त करूंगा। और इसके बाद में जो जनन तंत्र है इसमें आपको कोई कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक नहीं रहेगा। ठीक, ग्रंथि लिखी रहने देंगे, सेशन जो है थोड़ा सा, क्योंकि जब आप नर जंतु पूरा डिस्क्राइब करोगे तो आप इतने जब सब लिखोगे तो आराम से आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई भी आप बकवास नहीं लिख पा रहे हो, क्योंकि ना मैं लिख पा रहा हूँ, लेकिन एकदम सटीक बात है जो है काम की वो लिखता हूँ। ठीक, तो अगला जो हमारा जो अंग आता है, सहायक अंग होता है, वो आ जाएगा मेरे भाई सेशन, जिसे पेनिस बोलते हैं। पेनिस सब लोग जानते ही होंगे इस अंग के बारे में। ठीक, यह आपका कैसा होता है, तो ये बात करते हैं, आपका पेशी अंग होता है और ये बाह्य अंग होता है। ठीक है, जन का बाहर की ओर रहता है। ठीक है, नर में बाहर की, तो ये लिखेंगे यह नर का बाह्य अंग है। ठीक, बाह्य अंग है जो पेशी, पेशियों का बना होता है। ठीक है, किसका, पेशियों का बना होता है। देखो सामान्य अवस्था में क्या रहता है, जैसे विरसण जो जो आपका श्वसन होता है, सामान्य अवस्था में जो श्वसन रहता है वो आपका इस फॉर्म में रहता है, ऐसे। ठीक, लेकिन जैसे इसमें क्या होता है, मतलब हार्मोन चेंज आते हैं। हार्मोन चेंज मतलब बोलते हैं भाई युवा अवस्था, युवा नहीं किशोरावस्था, एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, किशोरावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था में कुछ हार्मोन चेंज आते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जब सीमेन बनने, जो आपके शुक्राणु होते हैं उनका निर्माण होने लगता है, और मतलब कोई भी सिंपल सी बात है, लड़के के लड़का है तो मतलब क्या है, मतलब इच्छा करती है ना, इच्छा जो होती है मतलब उसका जो सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं वो चेंज आते हैं। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, संभोग के टाइम। ठीक है, संभोग के टाइम यानी मैथुन के समय।
मैथुन के समय क्या हो जाता है, ये जो होता है इसमें तेजी से रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है, रक्त का प्रवाह होता है, तो इससे क्या हो जाता है, ये ऊर्ध्व हो जाता है। कैसा हो जाएगा, ऊर्ध्व हो जाता है, ठीक है, मतलब ये ऐसे से कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ऊर्ध्व हो जाता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे इरेक्शन बोलते हैं, इरेक्शन, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, इरेक्शन बोलते हैं। तो ये सिंपल सी बात किसकी हो जाएगी भाई, संभोग, मतलब बोले तो सेशन के बारे में हो जाती है, ठीक। तो आशा करता हूं आज तक, यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक। तो बने रहिए मेरे साथ में, इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो और ज्ञान नॉलेज जो आप एग्जाम में, चाहे आपका बोर्ड हो चाहे आपका नीट हो, एकदम से सटीक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में हम लोग आप लोगों को एक बोर्ड में और नीट में अच्छा स्कोर दिलाएंगे। ओके, थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ, थैंक फॉर वॉचिंग।